तबीब की बात की जाती है, ओवरऑल जिस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल में या हर्बल मेडिसिन की अगर बात की जाए तो उसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। We're going to discuss it all. बिल्कुल, ट्रेंड के साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एलोपैथिक मेडिसिन से या तो एलर्जी होती है या फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से लोग अभी भी पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन की तरफ ही होते हैं और इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तिब मौजूद हैं, उनकी अपनी लेबॉर्ट्रीज हैं, उनसे आपकी बातचीत जो है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड ही रहेगी। और अगर आपकी भी कोई क्यूरीज हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनसे लाइव शो पर पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान शाहिद जो कि CEO हैं अवामी लेबॉर्ट्रीज के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। खैरियत से आप? जी बिल्कुल, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं तो अक्सर ब्रांड्स ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल है। हाउ इज़ इट सो और किस तरह से हो सकती है? प्लीज़ टेल अस अबाउट इट। देखिए, मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर लोग रिवर्सिबल क्लेम नहीं करते, मगर हम करते हैं। और हमारा ये ख्याल है कि इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़, इट इज़ नॉट कैरिड आउट फ्रॉम द फैमिली। और वी हैव प्लेंटी ऑफ रिपोर्ट्स जिसके अंदर पेशेंट्स जो हैं उनकी डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो जाती है। रिवर्स से मुराद क्या है? रिवर्स से मुराद ये है कि अगर हमने उनको डायबिटीज़ के पेशेंट्स को 3 सेगमेंट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। कुछ वो लोग हैं जिनको आज रिसेंटली आइडेंटिफाई हुई, तो हमारा ये अभी तक की लर्निंग और एक्सपीरियंस ये कहता है कि दिस इज़ वेरी मच रिवर्सिबल इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। हम थोड़ी सी उनकी डाइट चेंज करते हैं, वी टेक फीडबैक फ्रॉम देम, वी आस्क देम कि जी आपका लाइफस्टाइल क्या है, और उसमें वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि गलती कहाँ पे हो रही है। देखिए, तिब आपको ये एक्सप्लेन करती है कि फितरत ने या अल्लाह ताला ने इंसान को एक बैलेंस में पैदा किया है। एज अ फिजिशियन आपका रोल ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये बीमारी जो है वो किन रीजंस की वजह से हुई। वंस यू आइडेंटिफाई तो फिर उसको ट्रीट करना आसान हो जाता है। हम ये करते हैं कि विद फ्यू डिस्कशंस मे बी ऑन व्हाट्सएप और मे बी फिजिकल इंट्रैक्शन में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस गलती को फिक्स करने की कोशिश करते हैं और विद लिटिल हर्बल मेडिसिन्स उनको रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे हम उनकी फास्टिंग और रैंडम की जगह उनका जो 3 मंथ्स का टेस्ट होता है वो करवाते हैं और उसी को यार्डस्टिक बनाते हैं कि ये रिवर्स होगा। That's a standard test, obviously. It has to be a standard reason because अगर आप एज अ फिजिशियन किसी से पूछे ना कि जी आपकी फास्टिंग सुबह कितनी आई है, तो अगेन इट लीड टू फर्दर क्वेश्चंस, क्योंकि उससे पीछे आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो लास्ट मील था वो क्या था और कब था। हाउ इट इज कुक्ड Yes. और वो सारी चीजें। तो उसकी बजाय ज्यादा बेहतर आपके पास ये होता है कि आप एक एवरेज Obviously, it's a HbA1c HbA1c is the universal standard test. But Irfan, you said कि ये genetically नहीं होता, but what about those people जिनको already family में diabetic होते हैं and वो pass on होती है ज़्यादा मीठा खाने से या जो भी एक यही कहने में आता है ना कि ये इसकी अम्मी की तरफ से या इसके अब्बू की साइड से genetically है। So you just said कि ये diabetes is not genetically. It is not genetic. Like it creates on its own like later on in life, you mean कि अगर आपकी फैमिली उसमें एक आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं होता। देखिए, जेनेटिक डिजीजेस वो होती हैं जो कि आपकी जीन्स में कैरी होती हैं, ठीक है। हाँ, इस हद तक हम मानते हैं कि आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स कोई गलती कर रहे थे लाइफस्टाइल के अंदर, और क्योंकि यू आर लाइक बेबीज ऑफ योर पेरेंट्स और आप उसी फैमिली लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे होते हैं, तो शायद वो गलती देखिए ना पास ऑन हो जाती है। मगर अगर ये कहें कि इट इज़ इन जीन्स एंड इट हैज़ टू बी मतलब एक डेफिनेट है कि होनी ऐसा नहीं हम मानते। और देखिए ना, सादा सी बात है, इफ़ यू बिलीव कि हम ये कह रहे हैं कि ये रिवर्स हो सकती है, तो अगर ये जेनेटिक होती तो हाउ कैन इट बी रिवर्स्ड? वी हैव रिपोर्ट्स जिसके अंदर 16-17 HbA1c भी इन अ मंथ्स टाइम वो 7-8 के करीब आ जाता है और अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर वो वापस हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर जेनेटिक होती तो फिर तो ये नहीं हो सकता था। अच्छा, ठीक ओके, इट्स इन तिब, ये आपकी इन योर नॉलेज इट इज लाइक दैट। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेट लॉस की, और बहुत सारे लोगों को वेट लॉस इज द यूनिवर्सल इशू। अगर आपका वेट अच्छा है, बुरा है, वट एवर इट इज, इट्स हेल्दी और नॉट, हर किसी को शौक होता है जितना भी वेट है उससे कम हो जाए। सो हाउ टू रिड्यूस दैट और किस तरह से हम हर्बली उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, हमने तो स्टार्ट ही जब हम बात करें ना इन अबाउट 88-89 जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारी जो इस वक्त भी जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है ही वेट लॉस की। अच्छा, ये कहना, और आमतौर पे परसेप्शन यही है, हमारे पास ख़वातीन स्पेशली उनका ज़्यादा टेम्पटेशन होती है टू क्रेविंग,
लेकिन आपको अपना वेट जो है अपनी हाइट के रिस्पेक्टिव बैलेंस करना है। आप ये कहें कि जी एक खातून मुझसे कह रही थी कि जी आपकी टेबलेट्स काम नहीं कर रही और वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। अच्छा मैंने उनसे पूछा कि आपका वेट कितना है, शी सेड 53। मैंने कहा हाइट कितनी है, 5'4"। तो मैंने कहा आप तो पहले ही अंडर वेट हैं। तो वो कह रही है नहीं, शादी से पहले मेरा 48 था, मुझे उसको फर्दर रिड्यूस करना है। तो देखिए जितना वेट को रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है या नॉर्मल करना, उतना मेंटेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड बोन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ना, कुछ लोग वैसे ही मतलब थोड़ा ब्रॉडर स्ट्रक्चर होता है तो उनकी तो बोन्स का भी एक वेट होता है अपना। देखिए देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जिनका बोन स्ट्रक्चर हैवी होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड BMI चार्ट बनाए जाते हैं उसमें आपको यही डिफाइन किया जाता है कि आपकी हाइट के रिस्पेक्टिव कितना। अगर जो भी आपका वो हो रहा है इट मस्ट फॉल इन 24 इसके आसपास ही रहे तो इट शुड बी हेल्दी। ये ना वेट लॉस के बाद अब बिल्कुल ही कई लोग ऐसे होते हैं बीमार लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और इवन कुछ लोग वेट गेन में भी ये करते हैं। हेल्थ को तो रखिए ना कि फ्रेशनेस तो हो आपकी इंटरनली बॉडी, तो उस तरीके से वीक ना हो। देखिए अगर आप उस BMI के मुताबिक अपने वेट को मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है वो उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में है जिसमें आपकी स्किन और पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। दूसरा जो वेट मेंटेन करना है उसको वो सिर्फ फिजिकली या कॉस्मेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका एक्चुअल रीजन ये है कि आपके हर जो ऑर्गन है उसके गिर्द एक फैट का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा वो अगर ऑप्टिमम होगा, फॉर एग्जांपल आपके हार्ट के गिर्द एक फैट की लेयर है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे बच्चों को आपने देखा वो गिरते हैं, छलांग लगाते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन हार्ट प्रोटेक्ट रहता है। अच्छा वही अगर आप लेयर को मोटा करते जाएं तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपको क्या होगा, हार्ट को पंप करने में मुश्किल होगी। तो वेट मेंटेन करना एज पर योर हाइट इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर कॉस्मेटिक रीजंस बल्कि वो इससे ज्यादा फॉर हेल्थ और उसको फिर नहीं होती बीमारी। बिल्कुल। एंड अच्छा अभी आपने इरफान मेंशन किया ना हार्ट के बारे में, तो अगर हम हार्ट के बारे में बात करें, हाउ व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू प्रोटेक्ट आवर हार्ट? यू नो वो हम बात कर रहे हैं हेल्दी मैनर में हर चीज को रखना, तो यू नो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स। देखिए मेरे ख्याल में हार्ट की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज हो, उसमें एक कॉमन जो मिस्टेक हम आमतौर पे कर रहे हैं जिसकी वजह से वी फॉल इनटू अ ट्रैप, वो रीज़न है भूख के बगैर खाना। देखिए हमने एक परसेप्शन बना लिया है कि जी हमने इट इज़ लंच टाइम, राइट, इट इज़ फ्रिज खोलना है और कुछ करना है। अगर आपको भूख नहीं लगी और इफ़ यू स्किप द मील और दूसरा काम आप ये करें कि आप अच्छी तरह च्यू करके खाएं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, हार्ट का प्रॉब्लम और डायबिटीज़ होने का चांस बेर पिनम रह जाता है। कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस वगैरह जिसकी वजह से हो, अदरवाइज आप ये दो काम करें कि आप खुराक तब लें जिस वक्त आपको यू हैव अ राइट एपेटाइट, ठीक है, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा अच्छे तरीके से च्यू करके खाएं ताकि आपकी फूड एल्कलाइन हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी खुराक जो है, आप अगर इस वक्त फी ज़माना देखें ना तो मेजॉरिटी जो बीमारियां हैं वो एसिडिक नेचर की हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या हार्ट है या इवन हेपेटाइटिस सी है, ये वो चीज़ें हैं जो कि एसिडिक नेचर की हैं। तो हमारी खुराक जब हम अच्छे तरीके से च्यू करते हैं तो ये एल्कलाइन हो जाती है जो कि बैलेंस कर रही होती है। आजकल हम एक दौड़ में लग गए हैं, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है और उसका नुकसान ये होता है आप जल्दी खा रहे होते हैं। और स्ट्रेस जो है, अगेन स्ट्रेस में तो कहा जाता है कि आपने मील नहीं लेना, उसकी वजह यह है कि ये वेट गेन नहीं, बट स्ट्रेस में तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में छोड़ देते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। कम होंगे जो स्ट्रेस में छोड़ते हैं, ज्यादातर तो स्ट्रेस में जीट होते हैं और मंच ऑन करते हैं ना फिर। एंड इट रियली अफेक्ट्स योर स्टमक बिकॉज़ व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग तो आपका जो गट है वो डेफिनेटली वो इट बिकम्स मोर एसिडिक, और उसके बाद आप जो भी लेते हो इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम, और मोस्टली जिन चीज़ों की क्रेविंग होती है वो ज़्यादा ही एसिडिक नेचर की होती हैं। फ्राइड चीज़ें, ऑब्वियसली वी गो फॉर द जंक्स और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी फिर ऑब्वियसली फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डायबिटीज़ भी आती है, हाई ब्लड प्रेशर भी आता है, देयर आर सो मच टू इट। लेकिन जब इरफान हम बात करते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर की, सो यू नो दिस वन थिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड सो मेनी डिजीजेस, क्योंकि यहीं से बात शुरू होती है। सो किस तरह से हर्बली हम अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रख सकते हैं? देखिए ब्लड प्रेशर आपने कहा रीज़न है फॉर हार्ट डिजीज़, हमारे ख्याल में ब्लड प्रेशर जो है वो एक सिम्टम है। बिल्कुल। हम एज अ तबीब, मैंने आपसे कहा कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपने ये देखना है कि फितरत ने तो बैलेंस में क्रिएट किया था, तो ये कौन से सिम्टम्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं। देखिए इसकी एग्जांपल हम आमतौर पे ये देते होते हैं कि अगर एक मशीन आप डिज़ाइन करते हैं
तो उसके अंदर KPIs रखते हैं कि अगर इसमें कोई मेल फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल इसका कोई टूल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो अगेन रेड लाइट ब्लिंक करती है। ब्लड प्रेशर इज दैट रेड लाइट जो कि आपको अलर्ट कर रही है, वार्न कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, आपको उसको फिक्स करना है। अच्छा, हम उसको मेजॉरिटी 2 एरियाज में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। एक है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, उसको सेपरेट ट्रीटमेंट लेते हैं, और दूसरा है जिसके अंदर आपकी जो आर्टरीज हैं वो ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम क्लॉग हो रही होती है। So लाइफस्टाइल आ गया ना, जो उसके अंदर आप मेडिकेशन भी है और है उसमें गार्लिक लाइफस्टाइल चेंज है, बहुत सी चीजें हैं, एक्सरसाइज है, बहुत चीजें होती है, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल एज वेल। एंड जस्ट रिगार्डिंग दैट इरफान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमने अभी बड़ी स्ट्रेस की बात की है, डायबिटीज का कॉज स्ट्रेस है, हार्ट डिजीजेस का कॉज स्ट्रेस है, लेकिन जब आप कोई भी जानवर घर में रखते हैं, कोई भी पालतू जानवर, आपको एक स्ट्रेस रिलीज होता है। स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में तो ये देखा जाता है, जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग हमेशा कोई ना कोई पेट जरूर रखते हैं। इट्स लाइक अ ग्रेट कंपनी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि ये स्ट्रेस को कम करने में कितना रोल प्ले होता है? देखिए, अभी जो पहले आपने कहा ना कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर लोग अकेले रहते हैं, देखिए फितरत ने इंसान को बनाया एक कंबाइंड कल्चर के लिए, ठीक है, यूनिट। यस, हाँ, एशिया के अंदर हमारा कल्चर डिफरेंट था। अनफॉर्चुनेटली हम एक रॉन्ग ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हुए उस कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, हार्वर्ड की स्टडी है विच इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, जो बहुत ज़्यादा अभी आप लोग सुन रहे हैं, कि जो एजिंग है उसके अंदर जो मेजर फैक्टर है वो आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं। Exactly. अब वो हेल्दी रिलेशनशिप्स आपकी फैमिली के अंदर हैं या आप बॉन्डिंग किसी जानवर के साथ बिल्ड करते हैं, उसका इम्पेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर ज़रूर आता है। तो जो लिपिड, जैसे आपने उसको कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच किया, लिपिड्स को ना फर्दर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आम तौर पे जो मेयर कोलेस्ट्रॉल है वो उतना डेंजरस नहीं होता और जितना कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स या HDL का कम होना होता है। ठीक है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं जो नहीं, इट कॉजेज बेसिकली ये जो भी चीजें हैं दैट कॉजेज द हार्ट अटैक या जो भी आपको सडन कॉजेज, इन सिंपलर टर्म्स। बिल्कुल। जो स्ट्रेस, जो आपने कहा ना स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उस सूरत में अगर आप पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि लिपिड प्रोफाइल्स के अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ होगा, जबकि दूसरी तरफ नीचे अगर आप ट्राइग्लिसराइड देखेंगे नॉर्मल होगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस के अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर वो आपकी लाइफस्टाइल और डाइट है। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स और HDL है उसको हम आमतौर पे डाइट से ठीक करते हैं, और टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए थोड़ी सी काउंसलिंग भी चाहिए होती है। बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली बात है ना कि जब तक आप अगर आम जुबान में बताया जाए तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और HDLs हैं वो डेफिनेटली जब कम हो जाते हैं ना, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जब उनको पता चलता है ना कि उनका HDL लो है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, वो कम हो गए हैं, तो वो खुश हो रहे होते हैं कि कम ही हुआ है ना, लेकिन वो कम होने से आपको हार्ट डिजीजेस होते हैं, यू आर प्रोन टू सो मेनी थिंग्स। तो जो भी चीज होती है उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ऑटो पे खुश नहीं होना चाहिए, कोई वेट लॉस नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग कभी रिपोर्ट्स में कोई चीज कम आती है ना, देयर लाइक कम ही है, ज्यादा तो कुछ नहीं, इट्स नॉट दैट, आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन जब इरफान हम बात करते हैं ना अभी आजकल के टाइम की, जैसे बरसात है, गर्मी है, तो उसमें गैस्ट्रो बहुत ज्यादा फैला होता है और फूड पॉइजनिंग बहुत हो रही है लोगों को, चाहे कुछ खा रहे हैं कुछ नहीं खा रहे हैं, ज्यादा पानी का इंटेक है, मतलब द डाइट इज डिस्टर्ब। तो अभी आजकल के लिए व्हाट यू हैव टू से, कोई टिप्स हैं किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के बगैर हम चल नहीं सकते हैं, और जब आजकल खा रहे हैं तो कोई ना कोई इशू हो रहा है। देखिए, आप, मुझे लग रहा है खुद मेडिकल प्रोफेशन से हैं, हाँ, आप डॉक्टर हैं। देखिए, जो करंट सीजन है जिसके अंदर बरसात है, अगर हम इसको आम तौर पे देखें तो आपने देखा है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आम वेदर की निस्बत ज़्यादा हो जाती हैं, चूंटियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरीके से ये वाला वो फर्टाइल सीजन होता है जिसके अंदर इवन बॉडी के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो बेहतर होती है। ठीक है, इसकी सादा सी टिप ये है कि अगर आप अपनी डाइटरी पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए कि दूध कम कर दीजिए, जो कि बेस बनता है माइक्रोबियल ग्रोथ का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई कहवा लेना चाहते हैं, जैसे आप चाय को रिप्लेस करना चाहें, तो लौंग, दारचीनी
और बड़ी इलायची, इन 3 चीज़ों का कहवा ले लें तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ हॉल्ट हो जाती है। तो आप वो सीजन गुजार लें और उसके बाद छोड़ दें। ये कॉमन टिप्स हैं जिससे आप कम से कम इस तरह जैसे और आप बड़ी बेसिक सी चीजें जो घर में मुझे लगता है हर किसी के पास ये किचन में चीजें होंगी, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है। दालचीनी तो वैसे भी आपकी डाइट में अगर ऐड ऑन रहती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहता है। जैसे अब इस तरह की इवन अदरक की चाय, मुझे लगता है अदरक बहुत अच्छा है, इट्स आल्सो एंटीबैक्टीरियल एज वेल। बट इरफान अगर हम बात करते हैं बहुत सारे लोग जो ज्यादातर बीमार हो रहे हैं बारिशों की वजह से, एंड देन इम्यूनिटी थोड़ी जो है ना वीक है जिनकी, वो ज्यादा प्रोन होते हैं बीमारी के लिए, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी कोई डाइट में चीज है जो आप चाहेंगे कि वो इंक्लूड करें, या कोई चाय है जिस तरह अभी आपने मेंशन किया? देखिए, अगर बच्चे हैं तो आप उनको हनी दीजिए, और अगर बड़े हैं तो आप हनी और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन, अगर हनी है और ब्लैक पेपर, अच्छा ठीक है, शहद और थोड़ी सी काली मिर्च का, अगर आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लें और एक पेस्ट सी बन जाएगी। तो अगर कोई एडल्ट है तो एक बड़ा खाने का चम्मच दिन में एक ही दफ़ा ले लें, और बच्चे हैं तो बेशक टीस्पून जो है वो ले लें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर बीमारी होती है तो आपने कौन सा कहवा लेना है जिससे आप ठीक हो जाए, लेकिन यू पॉइंटेड आउट कि हम प्रिवेंशन में क्यों ना जाए, कि हम अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो आपको सिम्टम नहीं लेके आएगी, वो अटैक ही नहीं कर सकेगी। तो आप हनी और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन लें तो आपकी इम्यूनिटी इस हद तक कम से कम ज़रूर रहती है कि जो कॉमन माइक्रोब्स हैं ये अगर हैं भी, लेकिन इनको रोक नहीं सकते आप। यू ब्रीद इन, आपके इन्वायरमेंट में है, इट्स इन द एयर, आप रोक नहीं सकते। ये हमने सेम कोविड के दौरान हमने कहा था और हमने बहुत शोर डाला कि इट्स अ कॉमन डिजीज, ये 100-150 साल पहले भी आई थी विद ऑल द सेम सिम्टम्स, और अगर आप विद अ डिफरेंट नेम में भी, लेकिन यह है कि अगर तमाम चीज़ें ऐसी हैं और आपकी जो अथॉरिटेटिव बुक्स हैं उसके अंदर इसका जिक्र है तो आप इसको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए और ये ठीक हो जाएगा, और होते रहे पेशेंट्स उसमें। नहीं, वेरी राइट पॉइंटेड आउट। आई थिंक इरफान आपने हर चीज़ ना बड़ी सिंपल, जो भी घर के कहते हैं ना एक सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही आप अगर अपनी बचत कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। हाँ, और बहुत अच्छी बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज अ सेइंग कि आपको हर सेंचुरी या फिर इवन 2 डिकेड्स के बाद कोई ना कोई ऐसा वबा जरूर टूटती है, बिकॉज ऑब्वियसली कि कोई ना कोई वायरल डिजीज जरूर आता है, लेकिन उसकी प्रिवेंशन से बेहतर है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो बहुत अच्छा लगा इरफान आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छे से आपने गाइड भी किया है। आप कोई एंड नोट या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, वो जब आपने शुरू में हमसे मांगा था ना, देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी मैं बता दूं, मतलब इट्स अ सीरियस थिंग कि पाकिस्तान में आज वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन पीपल, और अगर उस 220 मिलियन के अंदर से हम ये बात करें कि हमारे पास 20 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हमारे पास 20 मिलियन जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर हैं, और इससे ज़्यादा यानी तकरीबन 24 मिलियन के करीब हमारे पास हेपेटाइटिस सी हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम पिछले 50, 60, 70 साल के अंदर इसको रोक नहीं सके और इसकी ग्रोथ इस प्रोपोर्शनेट से बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को सीरियसली ये सोचना चाहिए कि ऑल्टरनेट मीन्स में अगर शिफा है तो उसको प्रायोरिटी पे लेके आए। हमारे पास हो ये रहा है, कल भी एक पेशेंट आए, उन्होंने कहा जी लास्ट स्टेज है कैंसर की और ये सब चीज़ें। तो क्या वो जो आपका पॉइंट था कि हम अगर छोटे मोटे मरीज़ लेकर, जिसको हम शायद इतना ज़्यादा सीरियस कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो लेकर अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं टू फॉल इनटू सच एपिडेमिक काइंड ऑफ डिजीजेस, तो उनको हमें पहली प्रायोरिटी के ऊपर लेना चाहिए। एंड वही बात आ जाती है कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जो हैं अपनी जिंदगी में अपना लें। एंड इरफान, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड आपने जो भी हमारे साथ आई वुड से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है, और अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इरफान को सलाम पेश करते हैं, जो कि इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हर्बल मेडिसिन की अगर फील्ड की बात की जाए तो उसमें एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे एक नए गेस्ट के साथ। कीप वॉचिंग सलाम पाकिस्तान।